जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब ये बात समझ आई है कि क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, अगर कभी ऐसा हो जाए, मैं आपका एक एमसीक्यू देख रहा था किट के अंदर, ठीक है, उसमें उसने ये लिखा मिसाल के तौर पे, सिर्फ बात की इसकी $100 की, ठीक है, ये सारी कहानी लिखी उसने सवाल वाली, तो माइक में मसला है ना। हाँ, अच्छा चेयर लेके जा रहे, इधर ले आए आप कैमरा। सवाल के अंदर मिसाल के तौर पे, अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट, और ये गायब कर दे, कितने का एसेट खरीदा, ये गायब कर दे। और उसके बाद मैं यहां से एमसीक्यू बना रहा हूं, ये मैंने एक एमसीक्यू बनाया। तो जब आप अपनी किट शुरू करेंगे तो शुरू में ही आपको एक एमसीक्यू एक दो नजर आएंगे, ठीक है। टेक्निकल था, जरा मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा चलो ये भी इस तरह से बता दूंगा, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब अगर वो यूं कर दे और आगे जाकर वो ये कह दे कि इसकी बजाय ये रिक्वायरमेंट ना हो, बल्कि रिक्वायरमेंट उसकी क्या हो जाए, कंप्यूट, बल्कि यहां कर देता हूं ऐसे, व्हाट अमाउंट is charged in P&L for the year ended 31 दिसंबर 16। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका है, लेकिन आपने अब वर्किंग तो करनी है इसको देखकर, ठीक है। अब जरा बताओ आप वर्किंग कैसे करोगे, कुछ हाथ पांव मारो, कुछ करो, कुछ करो। मैंने कहा पीएनएल में कौन सी फिगर जानी है, कुछ करो। कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया ना, पूरी कहानी हो फिर तो अब मसला ही कोई नहीं है। हाँ जी, हो गया। इधर देखो भाई, अगर ये इस तरह से आधा पचद्दा सवाल हो ना, तो अब ये करना पड़ेगा, वर्किंग में उसी तरह से उसी फॉर्मेट पे डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो। डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर एसेट, फिर प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2016 था जी जब ये एसेट खरीदा, ठीक है। जे कॉल चुकी गई थी, फिर पॉज कर लांगे, हैं सवाल, क्लास तो जारी रखेंगे। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, प्रोविजन, जरा पॉज करिएगा भाई जी माजरत, एक कॉल बीच में करने लग गया था। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमने कॉस्ट लेनी है, तो हमें एसिड की कॉस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, जो पता है वो करें, ठीक है। अधूरी बात ये थी कि आप सिर्फ 100 को 1.07 करके -12 करते, आंसर क्या आ रहा है, वही 44, एग्जैक्ट 44 है। चलो वो बहुत ठीक है, मेरा अपना एमसीक्यू मैंने बनाना है तो मेरी मर्जी है। बाकी जब आप परिचय में एमसीक्यू करेंगे तो कभी भी आपने ये नहीं करना, ये राउंडिंग फुल फिगर लेनी है, क्योंकि वो रुपीज आगे डॉलर्स के अंदर पूरी फिगर लिखी होती है नॉर्मली, ठीक है। चले, तो 44 है। अच्छा, अब ये 44 की एंट्री ये होती है ना, एसेट, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पूरा प्लांट कितने से डेप्रिशिएट, पूरे प्लांट की क्या वैल्यू आएगी। अब मैंने ये तो कर लिया 44 × 7%,
जी बोलो 3.1, ठीक है, और ये पहुंच गया 47.1 पे, ठीक है। लेकिन जब बारी डेप्रिसिएशन की आई तो मैं किस चीज को डेप्रिशिएट करूं भाई, मेरे पास तो कॉस्ट ही नहीं है, फंस गया मैं। अब वो ये चाहे तो इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकता है, बल्कि उसने पूछे हुए हैं एक दो जगह। इसका हल क्या है? इसका हल वो ये पूछ रहा होता है दरअसल, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की बात करके कहते हैं कि इस प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग से रिलेटेड क्या चीज है टोटल जो पीएनएल में जानी है। तो अगर आप गौर करें तो प्रोविजन के दो इंपैक्ट्स पड़े थे, एक प्रोविजन एसेट में कैपिटलाइज हुई थी अगर अकेली वाली एंट्री करें तो, और दूसरा प्रोविजन लायबिलिटी बनाई थी हमने। अब ये वाली प्रोविजन जो लायबिलिटी है बेसिकली, ये इंटरेस्ट के केस में तो अपने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ेगी, तो हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा, लेकिन इसका जो पार्ट एसेट में ऐड हुआ है वो एसेट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से एक्सपेंस आउट होगा। एम आई राइट? तो मैंने पूरा एसेट तो मुझे नहीं पता था, मैंने 44 को तो पकड़ लिया जो मुझे पता था। 44 तो डेप्रिशिएट होगा ही होगा ना, असल एसेट जितना होना है सो होना है, कॉस्ट जो होनी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 44 भी तो उसी कॉस्ट में ऐड होकर डेप्रिशिएट होना है कि नहीं होना, बोलो। तो डिवाइड बाय क्या लाइफ थी सवाल में? 12 थी, तो 44 डिवाइडेड बाय 12 करें अगर तो क्या आता है? 3 पॉइंट। अब धोखा न खा जाना, अगर वो आपसे ये एमसीक्यू पूछे तो आपने कहना है जी पीएनएल के अंदर जाएगा 3.6 प्लस 3.1, इस प्रोविजन से रिलेटेड ये टोटल खर्चा जाना है। एक एसिड में ऐड होके 3.6 ने डेप्सिट होना है, दूसरा प्रोविजन ने ग्रो होना है तो उससे इंटरेस्ट निकलना है। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको धोखा देने के लिए मैंने ऑप्शन ये दे देने आपको टेस्ट में, मैंने लिखना है यहाँ पे $3.1 मिलियन, $3.6 मिलियन, डॉलर ऐसे ही 2.9 मिलियन और डॉलर 6.7 मिलियन। अब 6.7 मिलियन तो कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ होगा। अब आपको तो सबसे पहले पता है क्या होना है, आपने प्रोविजन वगैरह पढ़नी है, पढ़ के आपने फटाफट जो है वो कहना ले 3.1, ओह ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि असल तो बात क्या है, पूरी कहानी लिखी हो तो असल बात, पूरी कहानी इस तरह से लिखी हुई थी, मैंने एमसीक्यू में पढ़ी कि वो प्रोविजन के बारे में पूछ रहा था कि इस प्रोविजन से रिलेटेड कितना खर्चा पीएनएल में जाना है। तो इस प्रोविजन से रिलेटेड 3.1 प्रोविजन ग्रो करेगी, इंटरेस्ट बनेगा, और ये प्रोविजन ऐड हुई थी एसेट में, तो एसेट की यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन के अंदर इसका हिस्सा भी पड़ा हुआ होगा 3.6। असल में तो एसेट, मैं असल में इस सवाल को इसीलिए थोड़ा के समझा सकूं, ये देखो ये जो 28.7 है इसमें दो चीजें डेप्रिशिएट हुई हैं तोड़ के करें तो 300 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? बोलो 25 प्लस 44 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 28.7। अब 300 में का 12 जो डिवाइड हुआ ये तो असल में कॉस्ट डेप्रिशिएट हुई है, तो प्रोविजन से रिलेटेड अगर प्योरली वो एमसीक्यू पूछे तो वो ये पूछ लेता होता है। ये फनकारी में आपने मार नहीं खानी, ठीक है ना? ओके, बात समझ आई है? तो क्या है 3.1 इंटरेस्ट, और इस 28.7 में ये 3.6 ये भी इसी प्रोविजन की वजह से एक्सपेंस बना है, बाकी तो कॉस्ट ने डेफिसिट वैसे भी होना ही था। तो फिर सही ऑप्शन क्या बना जी? अगर मैं ये एमसीक्यू बना दिया होता तो मेरा एमसीक्यू में सही ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन डी 6.6। बात समझ आई है? ये बड़ी बारीक सी बात थी। तो इंशाल्लाह जब कभी मैंने आपको इजाजत देनी है एमसीक्यू फलां मैं एमसीक्यू लिखूंगा जो आपकी किटों के अंदर है, ठीक है? तो जैसे कैप्टन को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक नंबर लिख के दूंगा कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, सारे IAS 16 के एमसीक्यूज अब तुम्हारे हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे इस टॉपिक के भी तुम्हारे हैं। तो उसमें जब आप जाओगे तो ये आपको कहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह 1 मिनट में हो जाएगा, मसला नहीं आएगा, एडवांस बता दिया आपको, ठीक है? लेकिन असल में तो कहानी ये नहीं थी, असल कहानी तो यही थी, ये पूरी 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 कहानी, ये कॉन्सेप्ट पूरा ये है, ये जर्नल एंट्रीज और ये एक्सट्रैक्ट्स। अब इससे बाहर बात नहीं जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? पिक्चर लेनी है तो ले लो। इसको होमवर्क में करना, जरा इस सवाल को देखो इसमें क्या है।
यार ये जो मैं होमवर्क देता हूँ ना इनको उस्ताद, इसके ना सोल्यूशन बनाने होते हैं, ठीक है, जहन में रख लें, मुझे याद तो करा दिएगा ना कम से कम। वैसे वरना तो संडे के संडे ही करेंगे, बीच में तो होश ही नहीं होता। अब जी अगला सवाल देखो जी, आपका होमवर्क है। कंपनी हैज इंस्टॉल्ड एन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इट इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन जनवरी 13 व्हेन प्रिवेलिंग मार्केट डिस्काउंट रेट वाज 10%, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज 230 मिलियन, it is estimated that site registration would amount to 140 million। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर वैल्यू है ना, बोलो। अच्छा, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 12 years एंड कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड एडॉप्शन। पॉलिसी कंपनी की है टू मैयर इस प्लांट में यूजिंग कॉस्ट मॉडल। जनरल एंट्रीज कर दो सिर्फ 2016 की, ठीक है। अब 13, 14, 15 वर्किंग करके 16 पे आओगे, एंट्री सिर्फ 1 साल की मांगी है। ट्राई कर लेना, अगर जंप करना आता हो तो जंप कर लेना, मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन यह सवाल आपका होमवर्क है, सवाल तो सेम ही है, ठीक है। कोई मसला है तो बताएं। कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये जो मैंने कल बात की थी यहाँ पर, असल में ना अब मैं ये पूरा कर पाया हूँ, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, इनिशियल किस पे करें, कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या होगा, परचेज प्राइस एग्जांपल से किया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसी के अंदर एग्जांपल आ गई 1, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की इनिशियल एस्टीमेट को लेना है, ये भी अब हमने एग्जांपल से समझ लिया, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, और ये बाद में करते हैं। एसेट चल पड़ा तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, उसके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो खर्चा जो एसेट की लाइफ को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, आउटपुट को या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन रखता हो, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। वो जब होता है उसको आपने उस वक्त पीएनएल में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई खर्चा इंप्रूवमेंट कर दे एसेट में, यानी अपग्रेड है या रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है या ओवरऑलिंग की कॉस्ट है, तो ये खर्चे आपने कैपिटलाइज करने हैं, और इनका ट्रीटमेंट क्या है ये मैं आपको सवालों के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। गॉट इट? चलो अब आओ, फिर अंग्रेजियां हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, सवाल पढ़े। कुछ समझ आता है? F3 में ये पढ़ा हुआ है, गुड। F3 में चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा हुआ है, पहले वो करके आते हैं फिर इधर आते हैं, ठीक है। देखें जी, डेप्रिसिएशन जो है, इस पे वापस आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। पहले जरा एंड पे आए, बाद में आए जहां पे आना है, पहले इधर देखें। डेप्रिसिएशन जो है, मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, आप क्या चीज यूज करते हो, कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एसेट की कॉस्ट। कॉस्ट एस्टीमेट नहीं होता, कॉस्ट एक्चुअल फिगर होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है आपको, यूजफुल लाइफ। अब ये यूजफुल लाइफ क्या है, ये एक एस्टीमेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू अगर सवाल में गिवन हो तो रेजिडुअल वैल्यू भी क्या होती है, आरवी लिख दूं, आरवी। रेजिडुअल वैल्यू भी क्या होती है जी, ये भी एक एस्टीमेट है, पूरा ही लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो एक एस्टीमेट आपका यूजफुल लाइफ हो गया, दूसरा एस्टीमेट है आपका रेजिडुअल वैल्यू। इवन
मैं अगर बात करूं, चलो फिलहाल इन दो की बात करें तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, ठीक है। एक ये चीज़ें इस्तेमाल, दूसरा कोई ना कोई मेथड लगता है। अब कॉस्ट तो एस्टिमेट नहीं है, ये तो एक्चुअल फिगर होती है, ठीक है, इसलिए इसको तो आप डिस्कशन से ही निकाल दें। रहेगी दो चीज़ें, यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। तो ये चूंकि एस्टिमेटेड फिगर्स हैं तो एस्टिमेट अंदाज़ा चेंज हो सकता है, तो अगर ये चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे पहले मिसाल के तौर पे आपने सोचा था एसेट 5 साल आप यूज़ करेंगे, अब वो 5 साल को बदल के आपने 6 कर लिया या बदल के 4 कर लिया, तो 6 करने से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर कम हो जाना है और 4 करने से एस्टिमेट चेंज होने से पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। दूसरा रेजिडुअल वैल्यू है, बिल्कुल वो भी ऐसे ही है। रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए कॉस्ट में से माइनस करते हैं आप स्ट्रेट लाइन के अंदर या रेट के अंदर भी यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो अगर इस फिगर को बढ़ाएंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कम होगी और डेप्शन भी कम होगी, और अगर ये कम हो जाए अंदाजा के चेंज की वजह से तो ये डेप्शिएबल अमाउंट को बढ़ा देगी, डेप्शन भी बढ़ जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इन एस्टिमेट्स में कोई चेंज आए तो उस चेंज की वजह से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो पिछले सालों में कर चुके उसका क्या करें? तो आंसर उसका ये है, IAS 8 भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह F7 में, ठीक है। इसका आंसर ये है कि एस्टीमेट में अगर चेंज हो, अगर एस्टीमेट में चेंज हो तो उसको आपने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है। मतलब जिस साल में ये चेंज आया है उस साल में और उससे अगले सालों में चेंज कर लेना, पीछे जो हुआ सो हुआ, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये दो चीजें हो गई। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने कहा जी कि यूजफुल लाइफ इस्तेमाल होती है और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू उस फॉर्मूला में इस्तेमाल होती है। तीसरी एक चीज होती है, अच्छा अब इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है, IAS 16 की गाइडेंस क्या है? IAS 16 कहता है यूजफुल लाइफ को, रेजिडुअल वैल्यू को आपने एनुअली रिव्यू करना है। एनुअली इनको क्या करना है? रिव्यू करना है, और अगर इनमें कोई चेंज है तो उसको अकाउंट फॉर कर लेना है एज अ चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट IAS 8 के मुताबिक क्या है, जिस साल में चेंज आया बस उसको सही कर लो और आइंदा के लिए सही कर लो, पीछे जो हुआ अंदाजा था, होगी गलती, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरी चीज आपको डेप्रिसिएशन निकालते हुए जो चाहिए होती है वो होती है डेप्रिसिएशन का मेथड। तो डेप्रिसिएशन मेथड आप कौन सा यूज करते हो जी? कौन सा यूज करते होते हो आप डेप्रिसिएशन मेथड, बोलो। अच्छा, दो ही इस्तेमाल होते हैं ACCA में, लेकिन ACCA में कोई दो के बारे में आपने कोई सुना हुआ है कि कौन सा कब लगाना है और कौन सा कब लगाना है? अच्छा, इस स्टैंडर्ड ने तो ऐसी कोई बात नहीं की हुई। स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर भी गाइडेंस दी है, मेथड को सेलेक्ट करते हुए कैसे कैसे सेलेक्ट करना है, नहीं मर्जी है। स्टैंडर्ड यहाँ पे ये कहता है आप ये देखो आपके पास जो एसेट है उससे आने वाले बेनिफिट का पैटर्न कैसा है। अगर तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिससे आपको हर साल बराबर फायदा आएगा। अगर आप कोई नए कमरे नहीं बना लेते तो अगर 10 कमरे हैं उसमें तो 10 कमरे ही हैं, तो बिल्डिंग तो हर साल आपको बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। तो ऐसा एसेट जिससे बेनिफिट का पैटर्न हो हर साल सेम, तो उसको आप डेप्रिशिएट कर लें ऐसे मेथड से जिससे एक्सपेंस आए हर साल सेम। और वो कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। अब जरूरी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन से ही फायदा दे, तो अगर नहीं दे रही तो आपकी मर्जी है यहाँ पे। लेकिन मर्जी कैसे है? आपने अपने एसेट का पैटर्न देखना है कि उससे आने वाले बेनिफिट का पैटर्न क्या है, और आपका अंदाजा होगा, एस्टिमेट है ये भी कि जी इससे आने वाला फायदा हर साल बराबर होने, आप स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। आगे चल के आपको लगता है नहीं यार हर साल फायदा तो कम होता जा रहा है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस कर लेना। नाउ दिस इज आल्सो चेंज इन एस्टिमेट। बात समझ आई? ठीक है। ऐसे ही आपने मिसाल के तौर पे एक प्लांट लिया। अब प्लांट एक मशीन है, मशीनों के बारे में ये क्या हो रहा है भाई? मशीनों के बारे में आपको पता है कि हर साल जैसे जैसे मशीनें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, वियर एंड टेयर की वजह से उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम होती जाती है। ये कुछ क्रॉस हो रहा है, तो क्या करूंगा अब मैं? सही हो गया, चले। अच्छा जी, अब
प्लांट से हर साल आने वाला फायदा कम होता है, ठीक है। तो ऐसा मेथड ढूंढो जिसमें डेप्शन हर साल कम होती जाए। तो कौन सा मेथड था? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो आपकी मर्जी है, नहीं, आपने एस्टिमेट लगाना है, ठीक है। हाँ, एस्टिमेट लगाते हो आपकी जजमेंट है, आपको लगता है आपका एसेट हर साल फायदा देगा जो कम होता जाएगा, तो रिड्यूसिंग बैलेंस लगा लिया। अब जब आपने प्लांट को कुछ अर्सा इस्तेमाल किया तो आपने कहा यार प्लांट के जापानी प्लांट है, खीर हो गई यार, ये तो हर साल ही फायदा बराबर ही दे ही जा रहा है, ये तो जरा भी नहीं अपनी वेरिएंट हो रही इसके अंदर, ना ही मतलब इसकी कोई एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम हो रही, जबरदस्त चीज है, हर साल फायदा बराबर दे रहा है। तो कोई बात नहीं, आपका एस्टिमेट ही था ना, चेंज कर लो, ठीक है। तो ये दो चीजों के बारे में स्टैंडर्ड लिखता है कि रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ, ये तकरीबन हैंडआउट के पेज नंबर 5 के ऊपर ये बात। रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ एसेट की जो है वो रिव्यू करनी चाहिए एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, कम से कम हर साल के आखिर में इन दोनों चीजों को क्या करो, रिव्यू। एंड इफ एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, चेंजेस शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग। चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अकाउंटेड फॉर कैसे चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्या मतलब? प्रोस्पेक्टिवली। क्या क्या मतलब? इसको लिख लो, आगे काम आ जाएगा। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि करंट को प्लस फ्यूचर को सही कर लो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली बात, ऐसे ही वो कहता है डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो भी रिव्यू करो हर साल के एंड पर। एंड इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, अगर कोई एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन जो आपने सोचा था पहले एक जैसा होना है बदल गया है, सिग्निफिकेंट चेंज है ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एम्बॉडीड इन द एसेट, द मेथड शैल बी चेंज टू रिफ्लेक्ट चेंज पैटर्न, सच अ चेंज शैल आल्सो बी। ये भी कैसे करना है? रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी सॉरी एस्टिमेट चेंज के तौर पे, यानी प्रोस्पेक्टिवली, मतलब करंट और फ्यूचर को सही करना है। चेंज इन एस्टीमेट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली चला करेगा, यानी जिस साल में आया है अंदाजा था ना, गलत हो गया तो क्या करें? ऐसी कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हैं अगर एक्सपेक्टेड पैटर्न, या 16 में मैंने उठा के लिखा हुआ है, अगर आपके डेप्शन मेथड में रिव्यू करने पर पता लगा है कि सिग्निफिकेंट चेंज, भाई बिल्कुल इफेक्ट करता है प्रॉफिट को, चेंज करना नहीं है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, लेकिन अंदाजा था कि बराबर फायदा देगा, पर अब आपको लग रहा है नहीं दे रहा फायदा, तो अब एक्सपेक्टेशन में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया तो मेथड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और तो और पॉलिसी भी चेंज कर देते हैं हम तो, लेकिन फिर आइए सेट ने लगना है रिट्रोस्पेक्टिवली, पढ़ेंगे आइए सेट को इंशाल्लाह, समझ आइए, या करें इसको थोड़ा और डिग डाउन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि अगर तीन चीजें हैं, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और तीसरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर इनमें किसी किस्म का चेंज आ जाए तो वो चेंज इन एस्टीमेट है, उसको आपने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, करंट और फ्यूचर, पास में जो हुआ उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये किसी वजह से ही चेंज कर रहे होते हैं ना, मजबूरी है, आपकी रेजिडुअल वैल्यू गड़बड़ हो गई, आपका अंदाजा गलत साबित हुआ, डेप्शन का पैटर्न चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट पड़ता है ना इस वजह से भी, वो भी आपको IS8 ने कहा हुआ डिस्क्लोजर देना होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है वो बताना पड़ता है, ठीक है। खैर चलो छोड़ो, बात और तरफ निकल जाएगी। एक सादा सा सवाल का बच्चा है ये आपके सामने, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? 15, 16, 17, 18, 19 4 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। यकम जनवरी 15 पे एसिड की कॉस्ट थी 90, परचेज किया था जब, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000 और उसकी लाइफ थी 16 साल। 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 गुजरा, सब सही जा रहा था। यकम जनवरी 18 पर क्या हो गया? एस्टीमेट चेंज हो गया और टोटल लाइफ 10 साल है। टोटल लाइफ 10 साल का मतलब क्या है? पहले टोटल लाइफ 16 साल थी, लेकिन अब टोटल लाइफ कितनी है? बल्कि इसको आप ना सही कर लो और आसान कर लो, ये रिमेनिंग लाइफ लिख लो। चलो ठीक है, जान दो, बता देता हूँ। खैर, अब देखो 15, 16, 17 3 साल गुजरे थे, 16 में से 3 गुजरे थे, तो रिमेनिंग कितने थे आज? 13। लेकिन वो कह रहा है नहीं जी, टोटल 10 हो गया, मतलब टोटल को उसने रिवाइज किया, टोटल से टोटल पे लाया ना, ठीक है। तो अगर टोटल 10 कह दिया उसने तो फिर 3 तो गुजर चुके थे, अब रिमेनिंग क्या रह गई? 7। यानी एस्टीमेट बदल गया,
आज खड़े होकर वो कह रहा है नहीं जी नहीं, हमने सोचा था 16 साल चलेगा, ये तो 10 साल ही चलेगा, 3 उसमें से चल चुका हुआ। ठीक है, तो अब एस्टीमेट चेंज हो गया, इवन रेजनल वैल्यू का एस्टीमेट भी चेंज हो गया। तो अब 18 के अंदर एस्टीमेट चेंज आ गया, तो अब डेप्रिसिएशन उसी तरह से नहीं चलेगी, स्ट्रेट लाइन पे जैसे चल रही थी, ये बदलनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, लाइफ कम हो गई। अगर आप पुराने पैटर्न पे डेप्सिट किए गए तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसे डेप्सिट होने से भी बाकी रहता होगा। सही है ना? तो इसका तरीका क्या होगा? बहुत आसान, अपनी इसी तरतीब पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग हम ऐसे ही किया करेंगे, डेट, ये सोल्यूशन है। क्या जी किसकी क्लास चल रही है भाई? सर मजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मैं आपके हमसाए में ही हूँ, जाके चेक करके उनकी क्लास में आवाज तो नहीं आ रही, मैं इधर ही हूँ, कर लें चेक, जाएं। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, बस एसेट, ठीक है। एक्सपेंस तो इसी वर्किंग में निकल आता है ना हमारा। अब किस दिन हमने इस एसेट को खरीदा? 1 जनवरी 2015। देखो ना, उसने कहा है डेप्शन एक्सपेंस निकालो, तो जैसे मर्जी निकाल दें, हर वर्किंग का अपना पैटर्न है। ओके, हाँ जी, उधर नहीं जा रही। अच्छा, 1 जनवरी 2015 पे कॉस्ट क्या है जी एसेट की? ठीक है, ये रुपयों में सवाल लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी रुपयों में भी करना चाहिए सवाल। अच्छा, उसके बाद डेप्रिशिएट करेंगे आप 31 दिसंबर 2015 पे जाकर, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 90 को डिवाइड करना है आपने, यूजफुल लाइफ थी 16 साल जी। हाँ बिल्कुल सही, सॉरी मैं ज़हन से निकल गया, रेजल वैल्यू 10 थी, तो 80 को डिवाइड करेंगे 16 से, आंसर इज 5। बुक वैल्यू, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए बुक वैल्यू से हमें क्या लेना देना, मतलब बैलेंस शीट में तो जाना है उसने, लेकिन डेप्शन एक्सपेंस के लिए मुझे फिर भी रेलेवेंट क्या चीज़ है मेरे लिए, वही कॉस्ट है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपका फॉर्मूला रिपीट होता रहेगा हर साल, डेप्रिसिएशन सेम आनी है हर साल। तो ये कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो अगले साल मैं तो दिल ही नहीं कर रहा रेट लिखने का, लेकिन चलो लिख देता हूं ताकि आपको बात याद हो कि भाई अगर कुछ भी ना चेंज होता तो अगले 16 साल तक ये इसी तरह से हर साल 5-5 रुपए डेप्रिशिएट होता, अगले 16 साल में जाकर ये एसेट खत्म हो जाता, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट खत्म हो जाती और एंड पे 10 रुपए बच जाते। एम आई राइट? अच्छा, अब लेकिन क्या हुआ, बस सुकून था तो यहीं तक ही था, सुकून था तो, सुकून तो कब्र में है, चंगे काम कीते हों तो तां। अच्छा, लो जी, अब जनाब बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2017 पर, बुक वैल्यू है 75, ठीक है। अच्छा, अब 18 शुरू हो रहा है। मैंने कल भी एक बात की थी कि जब इस तरह कोई भी मसला हो, जैसे डिस्पोजल आ गया था इस साल में, या जैसे इस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे 1 जनवरी 18 लिख लेना है। अब एस्टीमेट चेंज का असूल पता है क्या है? देखो, असल में ना हमारी मजबूरी क्या है, हम अगर इस 75 को पुराने हिसाब से 5-5 रुपए करके डेप्रिशिएट करें तो हमें 13 साल चाहिए इसको डेप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन अब वो कह रहा है भाईजान एसिड 7 साल से मजीद और चल ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हमने कहा चलो ये नहीं करते, 75 को कर लेते हैं फिर डेप्रिशिएट अब ऑनवर्ड्स, और डिवाइड बाय 16 ही रखते हैं, तो भी मसला है। क्यों? आपका एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा पूरा, जो लाइफ थी उसके हिसाब से जो आपने लेके चलना था। तो असूल एस्टीमेट चेंज का क्या है, दो चीजें हमने निकालनी है, ठीक है। एस्टीमेट चेंज इन एस्टीमेट हो तो हमने क्या करना है जी, दो चीजें निकाल लेनी है, बस इतना सही ये कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। और दूसरी चीज आपने निकालनी है रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगेन एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। तो बस ये दो चीजें आपको चाहिए, बुक वैल्यू किस दिन,
डेट ऑफ चेंज, एस्टीमेट जिस दिन बदल रहा है उस दिन की डेट पर बुक वैल्यू। दूसरी चीज रिमेनिंग लाइफ, किस दिन, डेट ऑफ चेंज। अब इस वर्किंग के पैटर्न का फायदा क्या है कि बुक वैल्यू तो ये एस्टीमेट चेंज के दिन की हमें वैसे ही दे रहा है, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं। अगर हम वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं ना, निकालनी पड़ती, वो निकली हुई है, काम तो करना ही था, ठीक है। अब अगले साल की जब डेप्शन करनी है, यानी 31 दिसंबर 18 की जब डेप्शन करनी है, तो हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू जो यकम जनवरी 18 पर थी वो आपके सामने नजर आ रही है, मैंने 1.60 लिख दी। दूसरी चीज में क्या चाहिए, रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ किस दिन चाहिए, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है। तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है उस दिन की रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो आपको किस दिन पे आना पड़ा, ये लाल रंग का यकम जनवरी 18 मैंने लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर एक एसेट यकम जनवरी 15 को खरीदा था तो वो यकम जनवरी 18 तक कितने साल चल चुका, बोलो, 3 साल चल चुका। अब ये 3 तो गुजर चुके थे। अब यहां पे उसके पास 2 ऑप्शंस थे। वो सवाल में यूं लिखता, भाई 2 मिनट होल्ड कर, 2 मिनट वेट करें, मैं कॉल करता हूं आपको। अच्छा जी, अब ये बात यूं लिखी हो सकती थी, ऑन यकम जनवरी 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट दो ऑप्शंस। नंबर 1 यूं लिखा होता जैसे अभी लिखा हुआ है, इससे ज्यादा बेहतर क्या था, लिखा होता इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 7 years। एक इस तरह से आपको सवाल में ये दे सकता है, ज्यादा आसान दे तो इस तरह से देगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो यूं लिख दे इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 years। टोटल लाइफ इज 10 years। अब आपने ध्यान से देख लेना है, अगर तो रिमेनिंग लाइफ ही सवाल में उसने दी हुई है तो फिर वही उठाकर लिख लोगे, और अगर जैसे हमारे सवाल में लिखा हुआ था 10, तो फिर 10 में से 3 जो गुजर गया माइनस करके आपको रिमेनिंग निकालनी पड़नी थी, ठीक है। तो इसमें हमारे केस में उसने क्या लिखा हुआ था सवाल में कि टोटल लाइफ 16 से क्या हो गई है 10, तो 10 तो टोटल हुई है ना, 3 तो गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग लाइफ क्या बन गई 7, ठीक हो गया। एक बात। दूसरी बात, रेजुल वैल्यू अगर खामोश हो तो वही वाली अज्यूम कर लेंगे कि अभी भी सेम है, लेकिन वो खामोश नहीं, वो कह रहा है रेजुल वैल्यू भी 5000 पे चली गई है। तो खूबसूरत बात, रिवाइज्ड रेजुल वैल्यू लेनी होती है हमने, ठीक है। ये देखो, तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए होती है इस दिन, रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और साथ ही मैं लिख रहा हूं इफ साइलेंट अज्यूम नो चेंज। अज्यूम नो चेंज का मतलब अगर पहले 0 थी, चुप है तो अब भी 0 है, पहले 10 थी, चुप है तो अब भी 10 है, पहले 10 थी लेकिन कह रहा है अब 5 हो गई है, तो अब फॉर्मूला में क्या ले लो 5। एटक समझ लो, आपका सारा काम दुरुस्त हो जाएगा। ये एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग हमने सीखी जी, कितना 10 आ गया। अब और कुछ भी ना हो तो अगले 7 साल ये 10-10 करके डेप्रिशिएट होता जाएगा, यहां तक के एंड पे 5 रुपए रेजिडुअल वैल्यू बच जाएगी। और अगर हम ये ना करते पुराने हिसाब से तो लाइफ खत्म हो जानी थी, एसेट फिर भी बचा होना था। बात समझ आई? तो ये डेप्शन आपने निकाली है जनाब 31 दिसंबर 2018 पे, और 31 दिसंबर 2018 पर आपकी बुक वैल्यू आ रही है 65। और फिर ऐसे ही इधर देखो, एक साल और। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, आगे भी वही चला जा रहा है, तो फिर अब अगले 7 साल और कोई चेंज ना आए तो ये रिपीट होता जाएगा और डेप्शिट होते होते वो। अच्छा, अगर मेथड बदल के रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया होता तो क्या था, कोई नहीं, 75 को फिर रेट लगाते, फिर अगले साल जो बुक वैल्यू उस पर रेट लगाते, फिर मतलब सुकून है। तरतीब ऐसे वर्किंग की रख लो, जिंदगी आसान है, ठीक है। तो बुक वैल्यू आ जाएगी 55, ये 19 के साल के एंड पर। तो ये मैंने आपको सिखाया जी एस्टीमेट चेंज, ओके। तो एस्टीमेट चेंज में बस इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं है कि आपने बुक वैल्यू चेंज इन एस्टीमेट के दिन देखनी है, और उस दिन रिमेनिंग लाइफ देखनी है, और उस दिन रेजिडुअल वैल्यू देखनी है, ठीक है। और फिर ये एस्टीमेट चेंज, क्योंकि देखो ये एस्टीमेट चेंज कब आया है, ये एस्टीमेट चेंज कब आया है जी, 18 में आया। तो हमने 15, 16, 17 की डेप्शन को नहीं छेड़ा, वो जो हुआ सो हुआ, हमने 18 को सही किया और उससे आगे 19, 20 अब ऑनवर्ड सही रखे। जनाब अगर
लाइफ में चेंज आ जाए, रेट में चेंज आ जाए, रेजल वैल्यू में चेंज आ जाए, तो सब के अंदर करना यही। ठीक हो गया? पिक्चर लेनी है तो ले लो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए करवा दिया कि इसको कर लेने से फायदा ये होता है, रीवैल्यूएशन मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसको कर लेने से फायदा ये होता है कि आपको यहां पर ये सवाल भी काबू करने आ जाएंगे। ठीक है, इनमें भी कुछ ऐसा ही होना है। जब कोई अपग्रेड होनी है तो अपग्रेड से इवन कॉस्ट बदल जानी है, बुक वैल्यू बदल जानी है, फिर लाइफ भी बदल सकती है। बहरहाल बुक वैल्यू बदल जाए तो पैटर्न है तो बदल नहीं है, तो रिवाइज बुक वैल्यू को उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले करवाया। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई दूसरे पार्ट की? ओ माय गॉड, अच्छा नहीं, हमने पार्ट 2 शुरू किया तो था। अच्छा चले यार, अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करना है हमने, ठीक है। इसकी मैंने आपको ये अंग्रेजी बताई थी, तो चलो अब ऐसा करते हैं, बस 5 मिनट और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि बात हुई थी 1 घंटा 45 मिनट, कोशिश करूंगा 2 घंटे के आसपास ही रहा करे। जरा शुरू वाले दिनों में बस थोड़ा सा सेटिंग बनते हुए टाइम लगता है, अभी रूटीन सेट होगी इंशाल्लाह, तो टाइम पे क्लास शुरू करके कोशिश करेंगे टाइम पे खत्म कर दिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एसिड में कुछ इंप्रूवमेंट लाई है, अपग्रेड है, तो क्या करो, उस अपग्रेड को पार्ट ऑफ एसिड बनाओ और उसको डेप्रिशिएट करो अलोंग विद ओरिजिनल एसिड ओवर ओरिजिनल एसिड्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्योंकि अपग्रेड ने अलग से तो नहीं बाद में हो जाना, बल्कि अपग्रेड तो पार्ट बन जाती है उस एसिड का, तो फिर जितना अरसा उस एसिड ने हमारे पास रहना है उतना अरसा ही आपने, या थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आज ये तीनों एग्जांपल्स कर लें तो आसानी हो जाएगी बड़ी। फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, रीवैल्यूएशन। करते हो? हाँ, जरा पॉज करना। अच्छा जी, तो फैसला हमने ये मिलकर किया है कि हम ये 3 सवाल कर ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आज वीकेंड है, कल संडे भी है, तो रिलैक्स होंगे फिर थोड़ा सा, ठीक है। और मंडे को फिर हम रीवैल्यूएशन करेंगे, और मैक्सिमम ट्यूसडे वाला दिन भी इस पर लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अब अगर एसिड अपग्रेड हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट है, ये पहले अब सवाल करेंगे, फिर अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है। आओ, एग्जाम्पल 5, क्रिसेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर $50,000 ऑन यकम जनवरी 18। मशीन्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years एंड रेजुअल वैल्यू इज 5,000। इट इज एस्टिमेटेड, इट इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन यकम जनवरी 22। अब तरीका वारदात देखो जरा, आप नहीं करना ऐसे, आप तो कंप्यूटर पे कर भी नहीं सकते, मिटाएंगे कैसे फिर उसको? अच्छा जी, अब यकम जनवरी 2000, पूरा मिट गया, ठीक है। चलें बहरहाल, ऑन यकम जनवरी 2022, तो पहले भाई यकम जनवरी 2022 पे पहुंच तो लें, फिर अगली बात देखेंगे, ठीक है। तो यकम जनवरी 18 से यकम जनवरी 22 तक स्ट्रेट लाइन मेथड से आना हो तो हम पागल, वो सही है हमारे पास, हम पागल थोड़े ही हैं कि हम एक एक वर्किंग करेंगे, ठीक है। बोर्ड मिटा दो, हम पागल थोड़े ही हैं कि हम एक एक साल की वर्किंग करेंगे। हमसे उसने क्या कहा है, कैरिंग अमाउंट निकालो 31 दिसंबर 21 की, क्या कहा है, जनरल एंट्री पास करो अपग्रेड की यकम जनवरी 22 पे, और फिर कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 22 की। तो हमने यकम जनवरी 22 तक तो जंप लगा के आ सकते हैं, आ जाना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल की डेफिनेशन जो है वही सबकी जैसी, वही सारे साल की वही होनी है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, डस्टर नहीं है भाई, तो यहीं पे कर लेते हैं फिर सवाल यार, आ जाओ, बल्कि मिट ही गया बोर्ड, ठीक है। अब आप शुरू करो जी काम, आप यही वर्किंग इसी फॉर्मेट में करनी है, वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, और यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 21 तक जंप लगा के आने। अब देखते हैं आप कैसे जंप लगाते हैं। जज़ाकल्लाह भाई। देखें जी, कॉस्ट 50,000, लाइफ 10 साल, रेजल वैल्यू 5 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर
डेट, डिस्क्रिप्शन और मशीन है बखाइन, तो डॉलर 1000 में नहीं है तो आप 1000 में कर लें, मसला क्या है? वक्त बचाइए अपने लिए, कॉम के लिए, ठीक है जी। किस दिन खरीदा है भाई? तो देखो यकम जनवरी 2018 पर कॉस्ट क्या थी? 50,000 के ऊपर लिख दिया ना, ठीक है। अच्छा अगली बात, देखो भाई आप ना 31 दिसंबर 21 तक जंप लगा के आ जाओ, या यकम जनवरी 22 भी लिख सकते थे, पर मैंने कहा चलो पिछले साल का क्लोजिंग लिख दूं, क्योंकि इसके बाद कुछ हो रहा है, मैंने जो हो रहा है उसको छुपा दिया। पहले वहां पहुंचे, वहां पहुंचने से पहले नहीं सोचना कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 पर आना है, तो अब डेप्रीसिएशन 1 साल की तो होनी नहीं है, बल्कि ये तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन होगी, पर चलो मैं डेप्शन ही लिख देता था, जगह कम है, पर डेप्शन तो 1 साल की होती है, ये इकट्ठी 4 साल की करनी है। कैसे? हमने यहां पे लिखा जी 50 माइनस 5, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी साल है, तो 10 से डिवाइड किया, अब ये आ गई आपकी 1 साल की डेप्रीसिएशन। लेकिन हमें 1 साल की नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं यार बार बार क्या हम ये हर 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें, बुक वैल्यू निकालें, जंप लगाना है 4 साल का। कितने साल का? तो 18, 19, 20, 21, 4 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने। आंसर 18 माइनस कर दें, बुक वैल्यू आ गई, ये 32 बुक वैल्यू जो है, या कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट जो भी कह रहे, 31 दिसंबर 2021 की। इसके आगे ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, खुद बताओ। नहीं क्या लिखूंगा, क्या मैं लाल रंग से क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, क्या डेट? यकम जनवरी 22 लिखता होता हूं मैं, क्योंकि इससे अगला दिन है ना। बात तो सेम है, ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 21 की भी है, यकम जनवरी 22 की भी है, क्योंकि आगे डिस्पोजल हो रहा है या एस्टीमेट चेंज आ रहा है, तो मैंने ये तरीका रखा हुआ है, आप लोगों को भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो यकम जनवरी 2022 ये मैंने साथ लिख दिया वैसे ही। अब देखते हैं क्या हुआ। कहता है यकम जनवरी 22 पर आफ्टर 4 years, ठीक है, CL decided to upgrade the machine to improve efficiency and extend its life. सारी निशानियां पूरी हैं कि कैपिटलाइज होना है। The cost of upgrade is 15,000। अब मुझे सोचकर बताओ कि 15,000 का क्या करना है, ऐड कर दें। तो यकम जनवरी 2022 पर अपग्रेड कॉस्ट को ऐड कर दें, कितनी? अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई हमारी, बुक वैल्यू क्या हो गई? रिवाइज आफ्टर अपग्रेड, हमारी बुक वैल्यू क्या हो गई? रिवाइज हो गई ना, क्या ख्याल है कितनी? अब ये 1547 के अंदर शामिल हो गया। अब जब मैंने डेप्रीसिएशन शुरू करनी है, तो अब मेरे पास बुक वैल्यू वो पुरानी वाली नहीं चलेगी, ठीक है। यार ये मसला हल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उन्होंने तुमने मसला किया, बुलाएं जरा, पॉज करें जी बेटा। तो अब देखें, एक छोटी सी बात बताता चलूं, राज की बात है, किसी को बतानी नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का की एक खसूसियत है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, मैंने यकम जनवरी 20 पे एक एसिड खरीदा 500 का, इसकी लाइफ थी 5 साल, तो 31 दिसंबर 20 पर मैंने इसको डेप्रीशिएट किया 500 बटा 5 करके, कितना आया? 100। बुक वैल्यू आ गई 400। फिर 31 दिसंबर 21 पर मैंने डेप्रीशिएट किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ 300। उसके बाद 31 दिसंबर 21 डेप्रीसिएशन, ऐसे ही करता जा रहा हूं मैं, टाइम्स आया आपका। यार हम कम नहीं पढ़ रहे रोजाना, है ना, ज्यादा तो पढ़ना चाहिए ना, है? अच्छा टाइम जी। अच्छा बेटा इधर देखो, ये मैंने क्या किया है, कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करता गया हूं हर साल, ठीक है। अच्छा अगर मैंने कॉस्ट डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल लाइफ किया है, यानी टोटल लाइफ, तो मेरा आंसर आता गया हर साल 100। स्ट्रेट लाइन में एक और मजे का काम भी है कि अगर आप बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें तब भी आंसर वुड बी सेम। चेक करें, क्या ख्याल है, चेक करते हैं। 500 एसडी कॉस्ट हो, इधर देखो 500 पहले साल तो बुक वैल्यू भी 500 ही है ना, और रिमेनिंग लाइफ पहले साल तो 5 ही है ना, तो ये तो 100 ही आना था। आगे बढ़े, अगले साल 400 आ गया हमारे पास। मैंने कहा जी 400 को डिवाइड करो, इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई अब 4, तो वही 100। और ठीक है, और उसके बाद 300 को डिवाइड बाय 3 करते जाओ, तो 3 करोगे तो 100, ऐसे ही 200 डिवाइड बाय 2, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको ये सहूलत है। खैर, तो जब ये सहूलत मौजूद है तो मैं इकट्ठा ही क्यों ना कर लूं अब दोनों को, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, उसी तरह से एस्टीमेट चेंज की तरह से चलाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि यार मेरी बुक वैल्यू चूंकि हो गई रिवाइज, तो अब मैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू पकड़ूंगा और उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूंगा, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन उठाऊंगा, जिस दिन ये एस्टीमेट में चेंज आया है, एस्टीमेट चेंज सॉरी, जिस दिन ये अपग्रेड हुआ है। तो अपग्रेड किस दिन हुआ है, ये रिवाइज बुक वैल्यू किस दिन की है, 1 जनवरी 22 की, इधर ही लिख दो बेशक। तो 47 जिस दिन ये बना है, 15 ऐड होकर, इस दिन खड़े होकर, इस दिन बात तो एक ही दिन है, ठीक है। इस दिन खड़े होकर आप क्या कर लो, रिमेनिंग लाइफ निकाल लो। अब एसिड की ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 10 साल। कितने साल गुजर चुके थे, 6। रिमेनिंग क्या है, कितने साल गुजर चुके थे, 4। रिमेनिंग क्या है, 6। तो आप क्या कर दो, इसको 6 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, रेजुअल वैल्यू के बारे में कुछ कह रहा है कि उसमें चेंज आया है। न्यू एस्टिमेटेड रेजुअल वैल्यू कितनी है, 3000। हाँ जी, इसमें भी चेंज आ गया, तो रिवाइज्ड रेजुअल वैल्यू आ गई, ठीक है जी। लाइफ चेंज हुई है, ओके, सॉरी, वो क्या कह रहा है, वैसे तो 6 बनती थी, चलो अच्छा है, रिमेनिंग लाइफ निकाल ली हमने। ये मैंने क्या, वैसे अगली बात 1 मिनट के लिए इंप्रूव, इसको भी छुपा दिया 1 मिनट। अगर ये ना होता तो यही करना था। मतलब क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूं कि अपग्रेड जो हुआ है वो एसिड के साथ अटैच हो गया। तो अगर 6 साल बाकी एसिड ने चलना है ना, तो 6 साल बाद ही इसने भी फिर चला जाना है एसिड के साथ ही। ये नहीं कि अलग हम रख लेंगे अपग्रेड उतार के, ठीक है ना। इसलिए जितनी रिमेनिंग लाइफ होगी उस एसिड की, उसी पर आपने अपग्रेड को भी साथ ही जब ऐड कर दिया, तो वो रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट करना था। लेकिन उसने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ अपग्रेड 15 है, अपग्रेड ने इंक्रीज किया, मशीन की रिमेनिंग, अच्छा मशीन की रिमेनिंग लाइफ जो कि अभी कितनी थी, 6, वो ना 6 थी, उसको इंक्रीज कर दिया है बाय 5 साल। मतलब जो रिमेनिंग लाइफ थी 6, वो 5 साल से बढ़कर 11 साल हो गई है। अंग्रेजी की मार नहीं मारने देनी है आपने उसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द अपग्रेड इंक्रीजेस मशीन्स रिमेनिंग लाइफ बाय 5। हाँ, रिमेनिंग लाइफ को 5 साल से बढ़ाया उसने। रिमेनिंग लाइफ 5 साल नहीं कर दी, तो रिमेनिंग लाइफ इस दिन थी कितनी, अपग्रेड के दिन 6, 5 साल से बढ़ गई तो कितनी हो गई, सॉरी, ये मैंने 11 लिखना था, तो 11 आ गया, ठीक है। ये 6 भी आ सकता था अगर ये वाली बात ना करता तो। सिर्फ अपग्रेड की कॉस्ट को ऐड करके हम 6 पे डिवाइड कर देते। आंसर बताओ, 4 बुक वैल्यू, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में आपकी तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। क्या क्या पूछा हुआ उसने, पहली बात उसने पूछी थी कैरिंग अमाउंट मशीन की बताओ, 31 दिसंबर 21 पे 32 है, यही है पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी क्या है, रिकॉर्ड जनरल एंट्री ऑफ अपग्रेड कॉस्ट। तो जनरल एंट्री क्या किया जी, आपने मशीन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर लिया 15 से। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3 ABC है, ए रिक्वायरमेंट, ये आपकी बी रिक्वायरमेंट, और ये रही आपकी सी रिक्वायरमेंट, जो उसने क्या कही हुई है, बुक वैल्यू निकाल दो 31 दिसंबर 2022, यही है ना। चलो कहानी खत्म, ठीक है। अब ये ऐसा तरीका है कि जो मर्जी चेंज कर दे सिनेरियो को, बात काबू में आ जाएगी। अपग्रेड कॉस्ट को आपने बुक वैल्यू में ऐड करना है, रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। अब रिमेनिंग लाइफ उसने चेंज कर दी तो हमने चेंज वाली ले ली, ना करता तो 6 पे ले लेते।
आप जो मर्जी करता रहे सिनेरियो में, अपग्रेड के साथ ट्रीटमेंट यही होगा। भाई आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें पहला लेक्चर हमने लगा दिया था फाइनल अकाउंट्स पे। सबसे पहला तो लेक्चर नहीं था, तो ओरिएंटेशन थी। तो पहला लेक्चर हमने लगाया था फाइनल अकाउंट्स पे। उसके बाद फिर हमने IAS 16 के ऊपर कितने लेक्चर्स लगा दिए? आज कितना लेक्चर है टोटल? चौथा। तो ये फाइनल अकाउंट्स वाला पहला निकाल दें तो IAS 16 के ऊपर मेरे 2 लेक्चर्स लगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो मार्केट के अंदर जैसे आप बता रहे थे 50-55 लेक्चर्स में काम कवर करते हैं, तो IAS 16 पे उनके भी 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन लग रहे होते हैं। तो अभी तो भाई कुछ भी नहीं किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे यार, हम टाइम से करेंगे लेकिन इफेक्टिवली कोशिश करेंगे। अगर हमें कमी महसूस हुई पढ़ने में तो हम टाइम बढ़ाएंगे, हम रोज पढ़ने का टाइम बढ़ा लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि हम जो है वो कहीं पे हैंगी पैंगी करेंगे। बस जहन में टारगेट मैंने को 15 अगस्त का बनाया हुआ है, उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो मेरा जो है वो, क्योंकि तकरीबन 2 महीने का ये बैच था, तो 17-18 को क्लास शुरू की है, तो उससे पहले कोशिश करूंगा खत्म। ओके, इसीलिए सैटरडे भी ऑन है, इसीलिए 1.25-2 घंटे की क्लास क्या है कि 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। तो रोज स्लो पॉइजन चलता रहेगा, ठीक है। पर परेशान नहीं होना आपने, बस आपने ट्रस्ट रखना है, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब ये तो था अपग्रेड का ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आपने क्या किया है गौर फरमाइए। तो आप पढ़ें जरा, अगर कोई इंप्रूवमेंट है एसेट में, लाइफ वगैरह में से कोई चीज बढ़ रही है, तो ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉर्ड एज पार्ट ऑफ दैट एसेट एंड अपग्रेड कॉस्ट शैल बी डेप्रिसिएट अलोंग विद ओरिजिनल एसेट ओवर ओरिजिनल एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो कि अब ठीक है 6 नहीं रही 11 हो गई, लेकिन 6 वाली बात भी गलती से मैंने लिखी पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई वो भी समझ आ गई, ठीक है। अब थोड़ी हिम्मत और है, ये 2 कर दें। चलो फिर अगला क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट अगर हो तो क्या करना है? इसके बारे में जनाब स्टैंडर्ड ये कहता है, बल्कि इसको बाद में करते हैं, पहले ओवरऑलिंग कर लेते हैं। 7वां हो गया। देखो ना अब रह क्या गया है पीछे। ये जब मैंने करवा लेना है, उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन करानी है। आपको 1 दिन लगे 2 दिन, हाथ सीधा हो जाएगा। रीवैल्यूएशन को डिस्पोज भी कर देना है, बस फिर कहानी खत्म है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट वाला पहला दिन निकाल दें काउंटिंग में से। वो सिर्फ इसलिए था कि हर टॉपिक के अंदर मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जैसे यहाँ पे बना रहा था आज, तो वो थोड़ा सा मेरा दिल था कि एक बार P&L बैलेंस शीट की शक्ल तो देख लें। फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे जब, तो वो लेक्चर्स उस वक्त गिनने। तो IAS 16 शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है, ऐसे ही तो होने दो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, आए जरा खुशबू लगा के क्वेश्चन नंबर 7। क्रिसेंट लिमिटेड परचेज एन इंडस्ट्रियल बॉयलर फॉर 1,20,000 ऑन यकम जनवरी 18। द बॉयलर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 12 साल एंड रेजल वैल्यू इज 10,000। अब ये ना खतरनाक चीज है, इंडस्ट्रियल बॉयलर है, लोग इधर काम कर रहे होते हैं, तो खुदा ना खास्ता ये फट फुट जाए तो नुकसान हो सकता है। जैसे हवाई जहाज के बारे में मैंने आपको मिसाल दी थी कि उसकी ओवरऑलिंग जरूरी क्यों है, उस पर लोग बैठे होते हैं जी का उनकी जान को खतरा हो सकता है अगर गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बॉयलर लगवाया है इन्होंने, यूजफुल लाइफ इसकी 12 साल है, ठीक है, और रेजल वैल्यू इसकी 10,000 है। उसके बाद CL यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर depreciation per regulatory requirements. Boiler undergoes a major inspection every 4 years, ठीक है। तो मेजर इंस्पेक्शन से गुजारना है इसको हमने हर 4 साल में, ओके। हाँ जी, अब भाई ये सेकंड पार्ट कितनी देर का हो गया नहीं पता, टोटल कितना हो गया? पूरे 2 घंटे हो गए। हाँ बस 5-7 मिनट और ये कर ले, फिर आखिरी छोड़ देंगे, ठीक है। ये करके फिर बस एकदम से ताजा हो गया बच्चा है, छुट्टी आ गई है। अच्छा, अब ये बड़ा मिलता जुलता ही है, बड़ा अपग्रेड के साथ, ठीक है। बहरहाल जरा मजे की चीज है। अब वो कहता है हर 4 साल के बाद आपने
इसको क्या करवाना है, इंस्पेक्शन करवानी है। ऑन यकम जनवरी 22 आफ्टर 4 years ऑफ यूज CL incurs a major inspection cost of 20,000। प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट जो कि 15,000 थी वो इनिशियली एसेट की कैरिंग अमाउंट में ही इंक्लूडेड है, जो कि फुल्ली 4 साल में डेप्सिट हो जानी है। मतलब इस 1,20,000 के अंदर 15,000 भी शामिल था। 15,000 वो था जो मतलब असल में 18 में खरीदा था ना, तो 19, 20, 21, 22 यहां तक क्या है इसकी इंस्पेक्शन। तो पहली बार इसकी इंस्पेक्शन 15,000 लगा था, ठीक है जी, वो भी कॉस्ट में ऐड होना था, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो तो जरूरी खर्चा था। ना 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 ना, ये इंस्पेक्शन के बगैर आप इसको चला ही नहीं सकते। अब वो पहली बार वाली इंस्पेक्शन तो वैसे ही, फिर वही मसला, पहली बार वाला तो सारे खर्चे यार वैसे ही एसिड कॉस्ट में ऐड होने होते हैं, ठीक है, तो 120 में शामिल है। बस फर्क ये है कि 15,000 4 साल पे डेप्सिट होना है और बाकी का कितना बचा, 105। जो 105,000 है ये अलग से कितने साल पे, 12 साल पे डेप्रिशिएट होना है, ठीक है, ये बात समझ आई है। अच्छा, अब चौथे साल के एंड पर ये तो फुली डेप्सिट हो गया, तो अब इसको क्या कर देंगे, इसको डी रिकग्नाइज कर देंगे, यानी निकाल देंगे इसकी बुक वैल्यू को, जो कि बची कोई नहीं होनी वर्किंग में, ठीक है, और दूसरे को रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये 4-4 साल के हिसाब से चलना है। असल में यूं समझ लो कि 2 एसेट है आसानी के लिए। एक एसेट 105 रुपए का है डॉलर का, जिसकी लाइफ कितनी है 12 साल, और जिसकी रेजर्व वैल्यू कितनी है 10, और इसने अगले 12 साल में 105 ने अमोर्टाइज डेप्सिट होते रहने। दूसरा उसके साथ ही एक एसेट अटैच हुआ पड़ा है, जैसे पार्ट होता है एक, वो 15,000 की कॉस्ट वाला है और उसकी लाइफ 4 साल है। 4 साल बाद वो डिस्पोज कर देते हैं और नया ऐड कर देते हैं। अब जाहिर है आपने इंस्पेक्शन करवाने के 15,000 दिए थे, तो 4 साल गुजरने पर वो इंस्पेक्शन आपकी बिक थोड़ा ही जानी है, इसलिए कोई गेन लॉस नहीं, बस 15,000 पूरा डेप्सिट हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, ये ओवरऑलिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि आपने एक तो जंप लगाना है यार, पहली बात तो ये, ठीक है ना, यकम 18 से हम नहीं एक साल करके आएंगे। अगर मसला आता है तो बता दो मुझे। ये आपने वैसे F3 में पढ़ी हुई है बातें, नहीं पढ़ी हुई, अपग्रेड पढ़ा था सिर्फ, चलो अच्छा है, ये भी देख लिया अब आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 6 में गोल कर गया, गोल मोल कर गया, वो इंशाल्लाह आपको अब मंडे को कराऊंगा, फिर रिवैल्यूएशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने स्टार्ट कर दिया जी। किस दिन एसिड खरीदा था आपने, यकम जनवरी 18 पर। अच्छा, उसके बाद ये प्लांट था, बॉयलर, वो जो भी है, ठीक है, इस जब खरीदा था तो इसकी कॉस्ट कितनी, तो बॉयलर, बोलियर नहीं, 1000 में चलाएंगे ना इंशाल्लाह। तो ये बॉयलर की क्या कॉस्ट है जी, तो यार मेरा दिल था एंट्रीज भी यहीं पे साथ ही होती, थोड़ी सी जगह अगर बन जाए ना यहाँ, जी बॉयल। अच्छा, अब कितना है जी, 120। उसके बाद अब इसको डेप्रिशिएट करना है, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, लेकिन मुसीबत क्या है, इस 120 के अंदर 2 चीजें पड़ी हैं, यूं समझ लो, ठीक है। एक, इसके अंदर 15,000 रुपए की इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ी है, जिसने 4 साल बाद खत्म होना है, क्योंकि चौथे साल के बाद आपको दोबारा इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, उस पर महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ भी सकती है। फिर अगली कॉस्ट 4 साल काम करेगी इंस्पेक्शन वाली, फिर 8 साल गुजरने के बाद फिर तीसरी बार फिर करानी पड़ेगी। हर 4 साल बाद लॉ है आपने इंस्पेक्शन करवानी है अपने बॉयलर की, कि सही तो फट फुट ना जाए कहीं, ठीक है। तो पहली बार वाले उन्होंने कहा जी बीच में शामिल है, अच्छी बात है, करवा के इंस्पेक्शन चालू किया होगा उन्होंने, तो वो तो कॉस्ट में ऐड ही हो गया होगा, ठीक है। अब मसला वो नहीं है, मसला आगे आना है। बहरहाल 120 माइनस 10, ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू। देखो जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। जो 15,000 आपने खर्चा था
4 साल फायदा देगा आपको, लेकिन चौथे साल के एंड पे कितने का बिकेगा? बात समझ आ गई ना? तो इसलिए रेजल वैल्यू अगर होगी तो किसकी होगी? सिर्फ मशीन की होगी। तो इसलिए मैंने सारा यहीं पर लिखा। इसकी लाइफ कितनी है? 12। और हमने जंप लगा के आना है जी 31 दिसंबर 2000। देखो यकम जनवरी 22 पर नई वो हो रही है, आपको नई क्या हो रही है? नई क्या हो रही है? इंस्पेक्शन। तो पहले 31 दिसंबर 21 तक इसको कर लेते हैं डेफिसिट। बहरहाल ये 4 आ गया, लेकिन ये तो फिलहाल आप सॉरी 100 कितना बताया था आपने? 5। हाँ 105 के साथ ये शेयर करना था ना, वो मुझे मैंने अलग बोला भी अलग। ठीक है, तो 105 को 12 साल पे डेफिसिट करना है, और बाकी जो बचा था कितना? 15। इसकी लाइफ कितनी है? ठीक है, और कितने साल गुजर गए? खैर से ये तो सारा ही डेप्रिशिएट हो गया फुली। अगर एक एक साल की वर्किंग करो तो ये 15/4 एक एक करके कितना आता है वैसे? डिवाइड बाय 4। हाँ, क्योंकि 7.5 का आधा करना था भाई ने, सही। तो 3.75 करके 4 साल में हर साल ये एक्सपेंस बनता गया होगा। पर मैंने तो एंट्रीज करनी थी हर साल की, तो मैंने इकट्ठे ही जंप लगाया। अब ये डेप्रिसिएशन हो गई आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट की, और ये डेप्शन हो गई आपकी बाकी के एसेट, क्योंकि ये भी ट्रीटमेंट सिखाना था। और वैसे तो मैंने आपको ट्रीटमेंट ये सिखाना है कि अगर ओवरऑलिंग की कॉस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर मुश्किल लगेगा तो एक आधी एग्जांपल ये भी लिखते रहा करो, ठीक है। अभी आपने नोट करके मुझे क्या देना है? एक तो मैंने इनको सादा सा एक आधा कॉस्ट वाला सवाल देना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में। दूसरा ये अब सामने आ गया कि ओवरऑलिंग की भी एक कोई एग्जाम्पल और इनको सादी सी देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर मुश्किल है जी, आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। ये तो 15 पूरा हो गया ना? हाँ 47 कर दूं? अच्छा 47 निकल गया। अब बुक वैल्यू आ गई। ये बुक वैल्यू बिफोर न्यू इंस्पेक्शन ऐसे ही है, कितनी? 73। अच्छा, अब ये जो बुक वैल्यू बिफोर, मैं लिख देता हूं यहां पे, बिफोर सेकंड इंस्पेक्शन है, इसमें से आपने 31 दिसंबर, बल्कि अगले दिन आ जाए, यकम जनवरी 22 पर आपने नई इंस्पेक्शन करवानी है। तो भाई जरूरी क्या है? पुरानी इंस्पेक्शन को अब डी रिकग्नाइज करो। वो अलग बात है कि पुरानी इंस्पेक्शन के पल्ले बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन असल कहानी पता है क्या है? मैं अगर सिर्फ इस इंस्पेक्शन की कॉस्ट की एंट्री करूं ना, तो एंट्री हुई पड़ी है, पहली एंट्री बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट 15 से हुआ था। फिर पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 3.25 बोला था आपने, 75 ये 3.75 हुआ था। फिर दूसरे साल में यही डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट यही एंट्री हुई। फिर तीसरे साल में भी डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट यही एंट्री हुई। फिर 31 दिसंबर 21 पर आकर भी यही एंट्री हुई। मतलब ये देखो, ये 3.75 3.75 3.75 3.75 4 साल में एक्सपेंस हो गया। अब अगर मैं इसको बॉयलर को डी रिकग्नाइज करूं, बॉयलर को, ये जो सॉरी इसकी इंस्पेक्शन को, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैं कहूंगा जी ये जो बॉयलर के अंदर इंस्पेक्शन कॉस्ट थी क्रेडिट करूं 15 से, और इसकी डिस्पोजल किया था ना कल, इसकी एक्यूमुलेशन को डेबिट करूं वो भी 15 से, क्योंकि 15 सारे का जरा हो गया। और कैश कितना आया है? कैश तो इस पे आता कोई नहीं। तो अगर इसको नेट करें तो बुक वैल्यू क्या बनती है? 0। भाई प्रॉब्लम आ ही रही है रोज। अच्छा, तो ये अगर एसेट अकाउंट बन रहा हो और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बन रहा हो, तो एसेट अकाउंट में से 15 ने क्रेडिट होना है, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से 15 ने डेबिट होना है। और डिस्पोजल एक तरह से हमने किया ओल्ड इंस्पेक्शन का, लेकिन चूंकि ओल्ड इंस्पेक्शन के कोई पैसे नहीं मिलते, कहीं बाहर बिकती नहीं है, तो बस कोई गेन लॉस नहीं, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन वर्किंग मैंने शो करके दिखाया आपको कि मैंने ये क्या किया है, मैंने
डी रिकॉग्नाइज किया है, डी रिकॉग्नाइज ओल्ड इंस्पेक्शन। तो कॉस्ट थी, अकोमोडेशन भी उतनी ही थी, तो बुक वैल्यू कितनी बनी? ये वर्किंग ना असल में बुक वैल्यू पर बन रही होती है, ये बस मसला थोड़ा सा, ठीक है। और साथ ही मैंने इस दिन क्या कर लेना है, 1 जनवरी 22 पर रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड न्यू इंस्पेक्शन, और वो कितने पर हो गई है? 20 पर। यानी यही वाली एंट्री फिर दोबारा हमने कर दी अब बॉयलर की कैरिंग अमाउंट में, बॉयलर डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या बन गई? 93। लेकिन अब यहां पे मसला क्या है? यहां पे मसला ये है कि 73 ने अपने हिसाब से, पुराने हिसाब से चलना है, ठीक है। बल्कि मैं इसमें से भी इसको माइनस करके दिखा देता हूं आपको, यानी कि आप यूं लिख दें विदाउट, इसको माइनस करके ना यहां पे मैं लिख देता हूं एक दफा, ये कि ये जनाब हमने क्या लिख दिया जी, बुक वैल्यू बिफोर सेकंड इंस्पेक्शन की बजाय मैं यूं लिख देता हूं, बुक वैल्यू इंक्लूडिंग फर्स्ट इंस्पेक्शन, ठीक है ना, या बिफोर सेकंड इंस्पेक्शन। अब इसके अंदर तो पहली इंस्पेक्शन पड़ी है, हाँ ठीक है, 0 पड़ी है, बुक वैल्यू को देखें तो, ठीक है। अब ये निकल गई, तो अब बुक वैल्यू हमारे पास जो बची होगी, ये मैं इसलिए इस तरह से करवा रहा हूं कि हो सकता है 3 साल के बाद आपको डीरेकग्नाइज करना पड़ जाए, तो कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। एनीवेज, परेशान लग रहे हो? परेशानी हो रही है कुछ? और इजी करते हैं इसको। अच्छा, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ गई जी, एक्सक्लूडिंग इंस्पेक्शन, यानी ये वो बॉयलर की कॉस्ट है जिसने अपने हिसाब से चलते जाना है, जैसे पहले चली आ रही थी, इसको रिमेनिंग लाइफ पे लेके जाना है। लेकिन जो आपने 1 जनवरी पर नई इंस्पेक्शन, इसका आसान लफ्ज लिखूं डी रिकॉग्नाइज की बजाय, ये लिखते हैं ओल्ड इंस्पेक्शन, डी रिकॉग्नाइज ही लिखना अच्छा लग रहा है, डिस्पोजल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। डी रिकॉग्नाइज कर दी और न्यू इंस्पेक्शन रिकॉग्नाइज कर ली हमने, वो अब की है 20 पर। अब हमारा एसेट हो गया है 93 पर, ये रिवाइज बुक वैल्यू आ गई, तो ठीक है। लेकिन अब इसको जब डेप्रीशिएट करना है तो बताओ क्या करेंगे? अब आप डेप्शन निकालो जल्दी से इस साल की, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ये। शायद याद हो जाए ज्यादा अच्छा, डिस्पोज ओल्ड इंस्पेक्शन और एड न्यू इंस्पेक्शन। अब ये जरा ज्यादा इजी हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है। अब डिस्पोज कैसे करना है वो तो एंट्री से समझाऊंगा, ऐड कैसे करना है वो भी एंट्री से समझाऊंगा। आपसे सिर्फ ये कहा है 22 वाले साल की डेप्शन निकालो, तो इधर देखो, इस दिन खड़े होकर प्लांट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? बॉयलर की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? बॉयलर आया था तो लाइफ थी 12, 4 गुजर गई तो रिमेनिंग 8 साल है। जबकि न्यू सेकंड वाली इंस्पेक्शन जो है, इस दिन खड़े होकर उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 साल। अब ये जो 73 है, रिवाइज कोई नहीं हुई रेजल वैल्यू, तो उसको माइनस उसी तरह से 10 करके डिवाइड किससे करना है? 8 से, ठीक है। और जो आपने नई इंस्पेक्शन ऐड की है उसको डिवाइड किससे करना है? और ऐसे ही ये अगले 4 साल में ये डेप्शन हो जाएगी और फिर वही ट्रीटमेंट होगा। अभी एंट्री करता हूं, समझ आ जाएगा, फिलहाल तो डेप्शन निकालो। आज का दिन निकल आएगी डेप्शन हो भाइयों। 73 माइनस 10/8, ये आ गई बॉयलर की डेप्रिसिएशन। 12.8 को मैंने 13 कर दिया, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये क्या बच गया? 80। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2022 की, ठीक है। अब मैं आपको ओवरऑलिंग की कॉस्ट
ओवरऑलिंग की जर्नल एंट्री सिखाने लगा। तो जब आपने नई एडिशन की इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग की तो उसकी आपने एंट्री पास करनी है बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट 20 से। लेकिन जरूरी क्या है, पुराने वाली को भी डी रिकग्नाइज करो। वो अलग बात है कि पूरे 4 साल गुजर गए हैं तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता, बट मैं ये डबल एंट्री तो करूंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 15 से और बॉयलर क्रेडिट 15 से। ठीक है, तो ये जनाब आपकी एंट्रीज भी आ गई। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, जरा तसल्ली से देखो, समझ आ रही है बात? बोलो। गुड, जल्दी समझ आती है एजाज को, माशाल्लाह। बात वो मैंने जब एंट्रीज की थी ना 3.75 3.75 3.7 उसकी एंट्री थी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो होती है एक्यूमुलेशन के अंदर पूरा 15 इकट्ठा हो गया। अब हमने कहा एसेट में से इसको निकाल दो, एक्यूमुलेशन में इसको निकाल दो। अब मसला यह है कि ये वर्किंग हमारी बन रही होती है बुक वैल्यू पे, तो 73 तक आते आते ये 47 माइनस हुए, तो एसेट 15 को तो सारा का सारा ही माइनस हो गया यहां से, तो यहां पर फिर जीरो, बुक वर्किंग के अंदर जीरो शो करना पड़ा, बट दरअसल एंट्री तो ये करनी पड़ेगी। अब रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, देखो, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर इंक्लूडिंग ओल्ड इंस्पेक्शन ऑन 31 दिसंबर 21। तो इंक्लूडिंग फर्स्ट इंस्पेक्शन, ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री फॉर रिमूवल ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन एडिशन ऑफ न्यू। ये ऐसे ही बनाया इसलिए था ताकि ये सारी बातें आप सीखें। तो ये बी आ गई आपकी रिक्वायरमेंट, दोनों एंट्रीज। सी रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ भी कह सकता है, अब आपसे परिचय में एमसीक्यू के अंदर कह दे, ठीक है। तो कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर जिसमें नई इंस्पेक्शन इंक्लूडेड हो, लेकिन किस दिन, 31 दिसंबर 22 पे। तो ये आपकी जनाब सी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, अब अगर थोड़ी सी हिम्मत करो ना, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं नहीं करा रहा, छुट्टी दे रहा हूं, थोड़ी सी हिम्मत करो ना अगर, तो ये ट्राई जरूर कर सकते हो, ऐसे इन दोनों से हेल्प लेकर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या बना फिर, एक आपने क्वेश्चन 4 को करना है और एक आपने क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। इन दोनों का सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको मंडे को प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं शायद संडे को ही भेज दूं, बन गया तो बस मुझे याद करा देना विद एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। बल देखूंगा, हो सकता है इसी हैंडआउट में अपडेट करके पूरा हैंडआउट ही भेज दूं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही जी। अब इस स्टैंडर्ड में हमारी मेन बात क्या रह गई है, रीवैल्यूएशन, और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक एसेट के अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हों और लाइफ और कॉस्ट डिफरेंट हो तो उनको अलग अलग डेप्रिशिएट करते हैं। इस पर भी आधा पौना घंटा लगेगा, कॉन्सेप्ट आसान सा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करके फिर अगला स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। मोटे मोटे कुछ स्टैंडर्ड्स करने जरूरी हैं, 5 6 7 स्टैंडर्ड करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स के ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।